नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। 34 दिनों की लड़ाई के बाद आज से ईरान में युद्ध विराम का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है कि अगले 2 से 3 हफ्तों में ये युद्ध खत्म हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही ट्रंप ने चेतावनी भी दी है कि अगर ईरान ने समझौता नहीं किया तो अमेरिका उसे स्टोन एज यानी पाषाण युग में पहुंचा देगा। लेकिन ट्रंप अब हॉर्मूज को खुलवाने का कोई प्रयत्न नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि जिन देशों को हॉर्मूज के जरिए तेल चाहिए अब वो खुद जाएं और हॉर्मूज को अपने दम पर खुद ही खुलवाएं। इसके बाद आपको बताएंगे कि आपके घर में लगा सीसीटीवी कहीं आपकी जासूसी तो नहीं कर रहा। चाइना में बने हुए सीसीटीवी कैमरे बहुत आसानी से हैक किए जा सकते हैं और ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। इसलिए दिल्ली में 1,40,000 मेड इन चाइना सीसीटीवी कैमरे अब अलग अलग जगहों से हटाए जा रहे हैं। इजराइल और ईरान भी इस युद्ध में एक दूसरे के सीसीटीवी हैक करके जासूसी कर रहे हैं। सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या आपका कैमरा भी एक खुली खिड़की बन चुका है? आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक सस्ता सीसीटीवी आपकी पूरी जिंदगी का लाइव टेलीकास्ट कर सकता है। और आखिर में आपको ये दिखाएंगे कि सुबह सुबह कैसे एक ईमेल आया और 30,000 लोगों की नौकरी चली गई। दुनिया की एक बहुत बड़ी टेक कंपनी ओरेकल कॉरपोरेशन ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी छटनी की है और इसकी वजह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज बड़ा सवाल यह है कि क्या एआई ने अब इंसानों की नौकरियां लेनी शुरू कर दी हैं? आज हम आपको दिखाएंगे कि एआई की इस नई दुनिया में आपका भविष्य कहां है और क्या है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि ईरान के इस्फहान शहर के पास रेवोल्यूशनरी गार्ड के एक सैन्य ठिकाने पर कल इजराइल ने हमला किया है। यहां ईरानी सेना के तोपखाने का एक बहुत बड़ा जो गोला बारूद का जो जखीरा था वो यहां पर मौजूद था। इसलिए हमले के बाद वहां पर कई और शक्तिशाली धमाके हुए। ईरान के शहर में मिसाइल, न्यूक्लियर और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के कई प्लांट्स हैं और 31 मार्च को भी इसी शहर में ईरान के एक बहुत बड़े अंडरग्राउंड हथियारों के भंडार पर हमला हुआ था। ये जगह इसलिए बहुत ख़ास है क्योंकि यहाँ पर ईरान के हथियारों के कई बहुत बड़े भंडार हैं इस शहर में, और ये ईरान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूक्लियर साइट है और इस पर लगातार दूसरी बार हमला हुआ है। कल रात ईरान ने भी बहरीन में अमेरिकी नौसेना के एक हेडक्वार्टर पर मिसाइल से हमला किया और ये अमेरिका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेवल बेस है और ईरान की मिसाइल ने एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर इस बेस पर हमला किया। यानी अमेरिका की जो एयर डिफेंस सिस्टम वहां पर तैनात थी वो इस मिसाइल को नहीं रोक पाया। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर खास बात यह है कि कैसे एयर डिफेंस सिस्टम से निकले मिसाइल ने इस हमले को मिस कर दिया, इस मिसाइल को मिस कर दिया। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो वो मिसाइल आई एयर डिफेंस सिस्टम की, उसने इस मिसाइल को मिस किया, लेकिन अचानक से जो ईरान की मिसाइल है ये मिसाइल इसने अचानक से अपना ट्रैक बदला और बहुत तेजी से अपनी स्पीड भी बदली और फिर बहुत तेजी से इसने नीचे की तरफ हमला किया। आप अगर देखेंगे तो आपको एक बहुत ही अनयूजुअल, एक अलग तरह का पैटर्न इसमें दिखाई देगा। आप फिर से एक बार देखिए कि ईरान किस प्रकार से नई जो मिसाइल्स हैं उनका प्रयोग कर रहा है और ये वो मिसाइल हैं जो अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम के कंट्रोल में भी आ नहीं रही है। इसके अलावा ईरान ने जॉर्डन में
अमेरिका के एक सैन्य ठिकाने पर मिसाइल हमला किया है और ईरान का दावा है कि उस पर एयर स्ट्राइक करने के लिए इजराइल के फाइटर जेट्स जॉर्डन और इराक की हवाई सीमा से ही गुजरते हैं और इसीलिए ईरान ने अमेरिका के इस सैन्य ठिकाने पर हमला किया है जॉर्डन में। ईरान की सेना ने आज 2 एडवांस्ड ड्रोन्स को भी मार गिराया है और इनमें से एक अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन है और दूसरा इजराइल का एक हर्मिस 900 ड्रोन है। ईरान के मुताबिक अब तक उसने दुश्मन के लगभग 150 ड्रोन्स को मार गिराया है। इसके अलावा ईरान ने अमेरिका की एक क्रूज मिसाइल को भी हवा में ही नष्ट कर दिया। इसके साथ ही ईरान के सेना प्रमुख मेजर जनरल आमिर हतामी ने अमेरिका को एक बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन यानी जमीनी युद्ध शुरू किया तो अमेरिका का एक भी सैनिक जिंदा वापस नहीं जाएगा। ईरान के सेना प्रमुख ने अपनी सेना को अमेरिका के हमले का जोरदार जवाब देने का आदेश दिया है और अब से थोड़ी ही देर पहले अमेरिका और इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान के पास एक ब्रिज पर, एक पुल पर हमला करके इसे नष्ट कर दिया है। इसका नाम है B1 ब्रिज और इस हमले में ये नष्ट हो चुका है। इसके बाद तेहरान और करज शहर का संपर्क आपस में टूट गया है जो इस पुल के साथ जुड़े हुए थे। और ये जो ब्रिज है इसकी ऊंचाई लगभग 136 मीटर है और ये पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा ब्रिज है। हमारे देश में लोग जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तो एक ही सवाल पूछ रहे हैं आजकल कि ये ईरान युद्ध कब खत्म होगा। तो इसका जवाब आज खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ही दे दिया है और अगर उनके दावों पर यकीन किया जाए तो ईरान युद्ध अगले 15 से 20 दिनों में समाप्त हो सकता है। ईरान युद्ध के बाद पहली बार राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका की जनता को संबोधित किया है और 5 पॉइंट्स में आप राष्ट्रपति ट्रंप के इस भाषण की बड़ी बातों को समझ सकते हैं। पहला, अमेरिका अगले 2 से 3 हफ्तों तक ईरान पर और भी बड़े हमले करेगा और उसे स्टोन एज यानी पाषाण युग में पहुंचा देगा, यानी किसी भी काबिल नहीं छोड़ेगा। दूसरा, अगर ईरान ने समझौता नहीं किया तो अमेरिका अब उसके एनर्जी और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले शुरू कर देगा। तीसरा, अमेरिका ने ईरान की नेवी और एयरफोर्स को लगभग खत्म कर दिया है और उसके परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल प्रोग्राम्स को भी बहुत नुकसान पहुंचाया है। चौथा, अमेरिका के सैन्य अभियान का मकसद अब पूरा होने वाला है और ये युद्ध बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। अमेरिका ये दावा कर रहा है, राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि जो उनका मकसद था अब वो लगभग पूरा हो चुका है। और पांचवी बात जो उन्होंने कही कि जिन देशों को तेल की कमी हो रही है, जिन देशों को तेल चाहिए, वो या तो अमेरिका से तेल खरीदें या फिर खुद जाकर हॉर्मुज की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाएं। यानी अब अमेरिका हॉर्मुज को खुलवाने की जिम्मेदारी नहीं लेगा और ना ही इसके लिए प्रयास करेगा। जिन देशों को तेल चाहिए, जिन्हें हॉर्मुज को खुलवाना है, अब वो खुद जाएं और अपने दम पर हॉर्मुज को खुलवाएं और तेल वहां से ले लें। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि दुनिया के बड़े बड़े युद्ध जैसे पहला विश्व युद्ध या दूसरा विश्व युद्ध और फिर वियतनाम का युद्ध और इराक का युद्ध, ये वर्षों तक चलते रहे, कई वर्षों तक, लेकिन अमेरिका की ताकतवर सेना ने सिर्फ 32 दिनों में ही ईरान की पूरी सैनिक ताकत को नष्ट कर दिया है। World War I lasted 1 year, 7 months and 5 days. World War II lasted for 3 years, 8 months and 25 days. The Korean War lasted for 3 years, 1 month and 2 days. The Vietnam War lasted for 19 years, 5 months and 29 days. Iraq went on for 8 years, 8 months and 28 days. We are in this military operation, so powerful, so brilliant, against one of the most powerful countries for 32 days. And the country has been eviscerated and essentially is really no longer a threat. They were the bully of the Middle East, but they're the bully no longer.
This is a true investment in your children and your grandchildren's future. The whole world is watching, and they can't leave the power, strength, and brilliance. They just can't believe what they're seeing. अगर आप पूरा भाषण सुने राष्ट्रपति ट्रंप का, तो वो दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि उनका ये जो सैन्य अभियान है ये बिल्कुल सफल रहा और उनकी जीत हो रही है। उन्होंने ईरान को लगभग मिट्टी में मिला दिया है। उनका जो भी मकसद था वो उन्होंने पूरा कर लिया है और अब वो ईरान युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं। देखिए, बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप की इज्जत इस समय दांव पर लगी हुई है। अमेरिका की इज्जत दांव पर लगी हुई है। अमेरिका की जो छवि है सुपर पावर की, वो दांव पर लगी हुई है। अगर वो ईरान में एक तरफा जीत हासिल नहीं कर पाए तो सुपर पावर की जो छवि है अमेरिका की, ये बहुत धूमिल होगी। ट्रंप के पास एक ही रास्ता है कि अगर वो इस युद्ध से निकलना चाहते हैं तो उन्हें पूरी दुनिया को ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि उनके सारे मकसद पूरे हो चुके हैं। उन्होंने ईरान पर एक तरफा जीत हासिल कर ली है और ईरान को मिट्टी में मिला दिया है और अब उनके लिए वहां करने के लिए कुछ नहीं बचा, क्योंकि पहले उन्होंने कोशिश की कि ईरान के साथ युद्ध विराम हो जाए, शांति का कोई समझौता हो जाए। इसके लिए वो लगातार कोशिश करते रहे, कहते रहे कि ईरान हमसे समझौता करना चाहता है, लेकिन ईरान बार बार इनकार करता रहा। सोचिए, ईरान अब भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। तो पहले उन्होंने ये सोचा था कि किसी प्रकार से ईरान अगर समझौता कर ले उनकी शर्तों पर तो वो इस युद्ध से बाहर निकल जाए, लेकिन अब ईरान ये करना नहीं चाहता। तो अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि हमारे सारे मकसद पूरे हो गए हैं, हम इस युद्ध को जीत गए हैं, ईरान का अब सब कुछ नष्ट हो चुका है, वहाँ हमला करने के लिए कुछ बचा नहीं है और हम अब 2 से 3 हफ्ते में इस युद्ध को समाप्त कर देंगे। ट्रंप के इस बयान से ऐसा लगता है कि अब इस युद्ध के सबसे खतरनाक अध्याय की शुरुआत हो चुकी है और ऐसा लगता है कि अमेरिका इस युद्ध में उलझ कर रह गया है। अगर ये युद्ध अगले 3 हफ्ते तक चला तो ये पश्चिम एशिया से बाहर भी फैल सकता है, यानी इसका विस्तार हो सकता है और ये एक बड़े युद्ध में भी बदल सकता है, क्योंकि अगले 3 हफ्ते अमेरिका के जो सहयोगी देश हैं, जो गल्फ देश हैं, खाड़ी देश हैं, क्या उनमें इतना सब्र है कि अगले 3 हफ्ते और वो ईरान के दिए हुए जख्म सहते रहें, ईरान के हमलों को सहते रहें, अपनी इकोनॉमी को और ज़्यादा बर्बाद होते हुए देखते रहें? क्या उनमें इतना सब्र है? ये एक बहुत बड़ी बात है। ईरान के सहयोगी गुट जैसे हूथी और हिजबुल्ला जैसे जो संगठन हैं और भी दूसरे कई मिलिटेंट ग्रुप्स ऐसे हैं जो अब इस युद्ध में शामिल हो सकते हैं। हूथी इसमें शामिल हो चुके हैं, हिजबुल्ला भी इसमें शामिल हो चुका है और ऐसा कहा जा रहा है कि रशिया और चीन इस युद्ध में ईरान को खुफिया जानकारियां दे रहे हैं, जिनके आधार पर सैटेलाइट लोकेशंस दे रहे हैं, जिनके आधार पर ईरान सटीक हमले कर रहा है। हालांकि रशिया और चीन ने इससे इनकार किया है और ऐसा लग रहा है कि रशिया और चीन शायद इसी मौके का इंतजार कर रहे थे जब अमेरिका किसी युद्ध में इस तरह से घिर जाए, इस तरह से उलझ कर रह जाए। फ्रांस के महान सेनापति और सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट ने एक बार कहा था कि जब आपका दुश्मन खुद ही गलत फैसले ले रहा हो तो उसे रोकने की गलती नहीं करनी चाहिए। पुतिन और शी जिनपिंग ने ट्रंप के साथ बिल्कुल यही किया है। फिलहाल अमेरिका यूक्रेन युद्ध पर ध्यान नहीं दे रहा, इससे रशिया को फायदा मिल रहा है। अमेरिका का फोकस एशिया पैसिफिक जैसे उन क्षेत्रों से भी हट गया है जहां पर चीन अपना प्रभाव लगातार बढ़ा रहा है और रशिया ने अब दोबारा से तेल बेचना फिर से शुरू कर दिया है। यानी ईरान युद्ध के इस समय के जो 2 सबसे बड़े विजेता हैं वो हैं रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और दूसरे हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ट्रंप ईरान पर बड़े बड़े हमलों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हॉर्मूज को लेकर वो पूरी तरह से बैकफुट पर भी हैं। आज ट्रंप के भाषण के बाद तेल के दाम 7% और बढ़ गए और ये $108 प्रति बैरल तक पहुंच गए। और अगर हॉर्मूज का रास्ता पूरी तरह से नहीं खुला तो इस ऑयल क्राइसिस से पूरी दुनिया में मंदी आ सकती है, आर्थिक मंदी आ जाएगी। ट्रंप ने आज भी ये कहा कि अमेरिका के लोग जल्द ही ईरान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल से पूरी तरह से आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन ईरान के पास अब भी परमाणु बम बनाने की क्षमता बची हुई है और अगर उस पर और हमले हुए तो वो न्यूक्लियर रेडिएशन भी फैला सकता है। आज रशिया ने भी कहा है कि वो ईरान युद्ध को खत्म करने में मदद देने के लिए अब तैयार है और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पश्चिम एशिया के बड़े बड़े नेताओं के संपर्क में हैं।
इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए पिछले साल अगस्त में राष्ट्रपति पुतिन के साथ अलास्का में बातचीत की थी। और अब देखिए समय का चक्र, पुतिन भी ईरान में युद्ध रुकवाने के लिए अब मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं, वो भी कोशिशें कर रहे हैं। और इसीलिए जिसको कहते हैं अंग्रेजी में द लास्ट लाफ, तो आज रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दूर बैठकर मुस्कुरा रहे होंगे और डोनाल्ड ट्रंप पर शायद हंस रहे होंगे ये देखकर कि डोनाल्ड ट्रंप कहां ईरान में जाकर इस युद्ध में अब फंसकर रह गए हैं और अब बाकी दुनिया के ऊपर से उनकी नज़र पूरी तरह से हट चुकी है। यानी ट्रंप और अमेरिका दोनों ही अब संघर्ष कर रहे हैं। Безусловно, сегодня утром, как и весь мир, мы имели возможность ознакомиться с заявлениями президента Трампа. Что касается войны вокруг Ирана, вы знаете, президент Путин является убежденным сторонником того, что все разногласия должны урегулироваться исключительно политико-дипломатическими средствами. И именно об этом президент говорил в ходе своей серии международных телефонных разговоров с главами государств Персидского залива, арабского мира. И президент продолжает эти контакты. И в случае, если каким-то образом наши услуги будут востребованы, мы, конечно же, готовы внести свой посильный вклад в то, чтобы ситуация с боевыми действиями как можно раньше перешла в мирное русло. तो जिस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ समय पहले तक रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम कराना चाहते थे, इस युद्ध को रुकवाना चाहते थे और कहते थे कि वही इस युद्ध को रुकवा सकते हैं, वो व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए भी गए। अब वही काम व्लादिमीर पुतिन उनके साथ कर रहे हैं और अब वो ये कह रहे हैं कि अगर आपकी बातचीत ईरान से नहीं हो पा रही है तो हम इसमें कुछ भूमिका निभा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का आपसी झगड़ा अब खुलकर दुनिया के सामने आ गया है। ट्रंप ने अपने भाषण में मैक्रों की विदेश नीति पर सवाल उठाए। वो मैक्रों के साथ जो उनकी विदेश नीति है उससे सहमत नहीं है और साथ साथ मैक्रों की जो निजी जिंदगी है, उनकी अपनी पत्नी के साथ जो संबंध हैं, उस पर भी उन्होंने एक बहुत ही मजाकिया टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि मैक्रों की पत्नी उनके साथ दुर्व्यवहार करती हैं, अच्छा व्यवहार नहीं करती। और अपने भाषण में ट्रंप ने मैक्रों की नकल भी उतारी। इसके बाद मैक्रों ने ट्रंप को जवाब देते हुए कहा कि ट्रंप की टिप्पणी में शालीनता नहीं है, इसलिए ये इस काबिल भी नहीं है कि वो इसका कोई जवाब दें। आपको याद होगा ट्रंप इसी साल 20 जनवरी को मैक्रों के उनके फ़ोन पर आए प्राइवेट मैसेजेस को सोशल मीडिया पर लीक कर चुके हैं। यानी दोनों नेताओं के बीच भरोसे की बहुत ही कमी है। और अब आप राष्ट्रपति ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के ये बयान सुनिए एक दूसरे के बारे में। The last thing I needed was NATO stepping in our way because they're a paper tiger. But so we didn't need them, but I asked anyway. And they probably think I'm the worst salesman ever. Then I call up France, Macron, whose wife treats him extremely badly. And he's still recovering from the right to the jaw. Et donc les propos que j'ai pu entendre, auxquels vous faites référence, ne sont ni élégants ni à la hauteur. Voilà. Donc je ne vais pas y répondre, ça ne mérite pas de réponse. ईरान युद्ध में एक नैरेटिव वॉर भी चल रहा है जिसमें ईरान अमेरिका पर लगातार भारी पड़ता हुआ दिखाई देता है। एक तरफ ट्रंप अमेरिका की जनता को संबोधित कर रहे हैं तो दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रपति भी अमेरिका की जनता के लिए एक स्पेशल चिट्ठी लिखकर सीधे उनसे बात कर रहे हैं। ट्रंप ईरान को पाषाण युग में पहुंचाने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति अमेरिका के लोगों से कह रहे हैं कि ईरान उनका दुश्मन नहीं है, ईरान उनके लिए खतरा नहीं है। ट्रंप ईरान पर और ज़्यादा बड़े हमलों की बात कर रहे हैं, जबकि ईरान के राष्ट्रपति अमेरिका के लोगों के साथ एक भावनात्मक संवाद कर रहे हैं। पिछले हफ्ते ट्रंप के खिलाफ अमेरिका के ही 80 लाख लोग अमेरिका में सड़कों पर उतर आए थे और ईरान के राष्ट्रपति अब इन लोगों के इस गुस्से को और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। यानी एक तरफ शक्ति प्रदर्शन है और दूसरी तरफ अमेरिका की जनता की सोच को
प्रभावित करने की ईरान की रणनीति है। ईरान के राष्ट्रपति ने अमेरिका की जनता को लिखे अपने पत्र में 3 बड़ी बातें कही हैं। पहला, ईरान ने कभी युद्ध शुरू नहीं किया। आधुनिक इतिहास में ईरान ने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया, बल्कि हमेशा अपनी रक्षा की है, और ये युद्ध भी ईरान अपनी रक्षा के लिए लड़ रहा है। दूसरा, ईरान को खतरा बताना एक गलत कहानी है, फॉल्स नैरेटिव है। ईरान को जानबूझकर एक बहुत बड़े खतरे की तरह पेश किया जा रहा है, जिससे हथियारों की ज़्यादा बिक्री हो और अमेरिका का सैन्य दबदबा दुनिया पर कायम रहे। और तीसरा, ईरान की जनता के मन में अमेरिका के लोगों के लिए कोई दुश्मनी नहीं है। उन्होंने अमेरिका के लोगों से अपील की है और कहा है कि वो इस प्रोपेगेंडा के बदले सच्चाई को देखें और ट्रंप की बातों में ना आए। ईरान के राष्ट्रपति की ये चिट्ठी ट्रंप से नाराज अमेरिका की जनता को और भड़का सकती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका के 66% लोग ईरान युद्ध के खिलाफ हैं। 28 फरवरी को लगभग पूरे अमेरिका में नो किंग्स नाम की रैली निकाली गई और इसमें अमेरिका के लगभग 80 लाख लोग शामिल हुए थे। ईरान एक बात अच्छी तरह से जानता है कि वो ट्रंप के साथ इस युद्ध को कभी जीत नहीं पाएगा, लेकिन सीधे अमेरिका की जनता से बातचीत करके, उन्हें चिट्ठी लिखकर ईरान के राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ उन्हीं के देश में लोगों को भड़काने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। इस समय दुनिया की सबसे बड़ी चिंता यह है कि हॉर्मूज का रास्ता कब खुलेगा। ट्रंप खुद कह रहे हैं कि अब वो हॉर्मूज को खुलवाने में कोई मदद नहीं करेंगे और जिन देशों को तेल चाहिए अब वो खुद जाएं और हॉर्मूज को खुलवा लें। हॉर्मूज के रास्ते को खोलने और पश्चिम एशिया के हालात को संभालने के लिए अब दुनिया एक मंच पर आ गई है और इसी मुद्दे पर ब्रिटेन ने पहल की है और उनकी पहल पर अब से थोड़ी देर पहले दुनिया भर के देशों के बीच एक मीटिंग शुरू हुई है और इस मीटिंग में 60 से ज़्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। इस मीटिंग में भारत भी हिस्सा ले रहा है और भारत का प्रतिनिधित्व भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस मीटिंग में किया। भारत ने इस बैठक में स्पष्ट किया है कि हॉर्मूज जैसे अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों में सुरक्षित यातायात बहुत आवश्यक है। भारत ने यह भी कहा कि पश्चिम एशिया में तनाव कम होना चाहिए और कूटनीति से ही, शांति से, बातचीत से इसका हल निकाला जाए। युद्ध इसका कोई हल नहीं है। ईरान ये युद्ध अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन ईरान ने सबसे ज्यादा हमले आप जानते हैं किस देश पर किए हैं? आप सोचते होंगे कि ईरान ने सबसे ज्यादा हमले या तो अमेरिका पर किए होंगे या इजराइल पर किए होंगे, क्योंकि यही 2 देश हैं जो उसके खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं, जिन्होंने हमला किया। लेकिन आप हैरान रह जाएंगे कि ईरान ने लगभग अपने सारे हमलों के 49% हमले सिर्फ यूएई पर किए हैं, जबकि इजराइल पर उसने सिर्फ 15% हमले किए हैं। इसके अलावा ईरान ने सऊदी अरब पर 19%, कुवैत पर 10%, इराक पर 8%, बहरीन पर अपने 4% और कतर पर लगभग 3% हमले उन्होंने किए हैं। ईरान के तमाम हमलों का ब्रेकअप देखिए, लगभग 49% हमले ईरान ने एक ही देश पर किए हैं और वो है यूएई। उसका जो सबसे बड़ा दुश्मन है इजराइल, उस पर भी उसने सिर्फ 15% हमले किए हैं। ये ब्रेकअप आप देख सकते हैं। ईरान ने यूएई पर 429 मिसाइल और 1900 ड्रोन्स दागे और इतने हमले ईरान ने किसी और देश पर नहीं किए। ईरान ने इजराइल पर 300 मिसाइल और 550 ड्रोन से हमले किए हैं और ईरान ने इजराइल के मुकाबले 3 गुना ज्यादा हमले यूएई पर किए। बड़ा सवाल यह है कि ईरान ने सबसे ज्यादा हमले यूएई पर ही क्यों किए? असल में यूएई में अमेरिका के कई सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। यहां से अमेरिका के हवाई हमलों और ड्रोन्स के जो मिशंस हैं उन्हें कंट्रोल किया जा रहा है। यूएई में दुबई और अबू धाबी जैसे ग्लोबल फाइनेंस सेंटर्स हैं और यहां हमले का मतलब है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर हमला, पूरी दुनिया में पब्लिसिटी मिलना। इसके अलावा यूएई इजराइल का भी सहयोगी देश है। दोनों देश इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी और डिफेंस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं और ईरान और यूएई के बीच वर्ष 1971 से ही 3 आइलैंड्स पर कब्जे को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद पहले से ही चल रहा है। तो इस युद्ध के दौरान लगातार दुबई को बदनाम करने की बहुत कोशिशें हुई। सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे फर्जी दावे किए गए कि दुबई में धमाकों की आवाज़ें लगातार सुनाई दे रही हैं या दुबई में रोज़मर्रा के सामान की बहुत कमी हो गई है, दुबई में सब कुछ ठप हो गया है, एयरपोर्ट बंद हो गया है, लोग दुबई से अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं, दफ्तर छोड़कर भाग रहे हैं, दुबई पूरा सूना हो गया है। आपने ये चीज़ें अक्सर सुनी होंगी। अब लोग वापस दुबई लौटने के लिए तैयार नहीं हैं
और दुबई की जो शान हुआ करती थी एक ज़माने में, दुबई की एक जो छवि हुआ करती थी कि दुबई सबसे सुरक्षित देशों में से एक है, जहां आपकी जान भी सुरक्षित है और आपका इन्वेस्टमेंट भी सुरक्षित है। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि दुबई में प्रॉपर्टी का बाजार बिल्कुल गिर गया है, अब वहां पर कोई जाने को तैयार नहीं है। तो दुबई की सरकार ने अब डैमेज कंट्रोल शुरू किया है। दुबई की सरकार जो है वो लगातार दुनिया को अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए बता रही है कि असलियत क्या है, और उन्होंने जांच की कि सोशल मीडिया पर जो पूरा कैंपेन चल रहा है दुबई के खिलाफ, ये कैसे हुआ। तो उन्हें ये पता चला जांच में कि यूएई के बाहर मौजूद बहुत सारे जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं और बहुत सारे जो पोस्ट हैं वो दुनिया के दूसरे देशों से इस समय किए जा रहे हैं, और पूरी दुनिया में ब्रांड दुबई के खिलाफ एक दुष्प्रचार चल रहा है। यानी इस युद्ध में ईरान पर हमलों के साथ साथ दुबई की छवि को भी लगातार निशाना बनाया जा रहा है। दुबई दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल हब्स में से एक है, इसलिए पहली बार दुबई की सरकार खुद इस नैरेटिव को बदलना चाहती है, और वहाँ की सरकार अब खुद ही दुबई की तस्वीरें और वीडियोस पोस्ट करके ये दिखा रही है कि दुबई में हालात बिल्कुल सामान्य है। लेकिन मैं आपको वो नक्शा दोबारा से दिखाना चाहता हूँ जिसमें आप देख पाएंगे कि जब दुबई की सरकार ने, वहाँ के लोगों ने जब देखा कि ये जो पोस्ट हो रहे हैं दुबई को बदनाम करने के, ये कहाँ कहाँ से हो रहे हैं, तो उन्हें उन देशों की, उन स्थानों की लोकेशन पता चली जहाँ से दुबई को बदनाम करने के लिए ये सोशल मीडिया कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं, और वो सारी जगहें इस समय आपके नक्शे पर हैं जहाँ से वो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। ये है दुनिया भर में वो जगह जहाँ से लोग, ये बाकायदा एक कैंपेन चलाया गया जिसमें लोगों ने फर्जी दावे किए कि लगातार हमले हो रहे हैं, मुझे लगातार वहाँ हमलों की आवाज़ें आ रही हैं, दुबई में सामान की शॉर्टेज हो गई है, इस प्रकार की चीज़ें। ईरान युद्ध ने दुनिया भर में सीसीटीवी कैमरों पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि इस युद्ध में सीसीटीवी का इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया गया। इजराइल और अमेरिका ईरान के सीसीटीवी हैक करके लगातार हमले कर रहे हैं, और ईरान भी इजराइल में लगे सीसीटीवीज को हैक करके इजराइल की सेना के मूवमेंट को लगातार ट्रैक कर रहा है। यानी अब युद्ध में सीसीटीवी का इस्तेमाल जासूसी के लिए किया जा रहा है, और ये किसी भी देश के साथ हो सकता है। पिछले कुछ समय से हमारे देश में भी मेड इन चाइना सीसीटीवी कैमरों को लेकर कई सवाल उठे हैं, और इसे लेकर अब दिल्ली सरकार में एक बहुत बड़ा फैसला किया गया है। इस समय दिल्ली में 2,74,000 सरकारी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और इसमें से लगभग 51%, यानी इसमें से आधे, यानी 1,40,000 जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो मेड इन चाइना है। अब दिल्ली सरकार ने कहा है कि यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा पर भारत सरकार के निर्देशों के बाद लिया गया है कि सारे मेड इन चाइना जो कैमरे हैं जो दिल्ली में लगे हुए हैं, जिन्हें सरकार ने ही लगवाया है, अब उन सबको हटाया जाएगा। आप जानते हैं कि सरकार भी शहर पर नज़र रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाती है। हर सड़क पर आजकल सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हर बिल्डिंग पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। जितने भी महत्वपूर्ण जगहें होती हैं किसी शहर की, सड़कें होती हैं, वहाँ पर हर जगह सरकार सीसीटीवी कैमरे लगाती है निगरानी करने के लिए। तो शुरू में तो हमने मेड इन चाइना सीसीटीवी कैमरे लगा लिए, अब पता चल रहा है कि इन्हें तो कोई भी हैक कर सकता है, और ये हमारे लिए ही एक बहुत बड़ी हमारी सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है। तो ये जो सभी कैमरे हैं, ये चीन की एक कंपनी है जिसका नाम है हाइक विजन। आपने नाम सुना होगा इस कंपनी का। ये सब चीन की हाइक विजन के कैमरे हैं। ये चीन की सबसे बड़ी सीसीटीवी बनाने वाली कंपनी है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका, ब्रिटेन और कई दूसरे देशों ने हाइक विजन के इन कैमरों पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि हाइक विजन के सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। इन कैमरों को लेकर यह आशंका जताई गई कि इनका डेटा और इनकी लाइव फुटेज बहुत आसानी से हैक की जा सकती है, इसे कहीं भी बाहर भेजा जा सकता है, जो हमारे देश की राजधानी दिल्ली और भारत की सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दिल्ली जैसे संवेदनशील शहर में, जहां पर भारत की संसद है, सुप्रीम कोर्ट है, सभी बड़े बड़े मंत्रालय हैं, सारी सरकार यहां से चलती है, प्रधानमंत्री यहां पर रहते हैं, सारे सांसद मंत्री यहां पर रहते हैं, देश के सब महत्वपूर्ण फैसले यहां से होते हैं, कितनी बड़ी बड़ी सरकारी इमारतें यहां पर हैं,
बहुत सारे भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं। ऐसे में यहाँ जोखिम और भी बड़ा हो सकता है और इस तरह के सीसीटीवी कैमरे जासूसी के लिए एक बड़ा हथियार बन सकते हैं, जिससे पूरी दिल्ली की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए अब मेड इन चाइना सीसीटीवी कैमरों को भरोसेमंद नहीं माना जा सकता और इसीलिए अब इन्हें हटाकर नए सीसीटीवी कैमरे दिल्ली में लगाए जाएंगे। और दिल्ली ही नहीं, भारत सरकार ने पूरे देश में बिकने वाले सीसीटीवी कैमरों की सुरक्षा को लेकर एक नया और बड़ा फैसला किया है। इस महीने से यानी 1 अप्रैल से भारत में अब सिर्फ वही सीसीटीवी कैमरे बाजार में बेचे जा सकेंगे जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से सर्टिफाइड होंगे और जो स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन का टेस्ट पास कर लेंगे। यह सर्टिफिकेशन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के सिक्योरिटी टेस्ट के बाद दिया जाता है, जिससे यह पता चलता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कितना सुरक्षित है और इसे हैक करना कितना आसान या मुश्किल है। यानी अब बाजार में सिर्फ वो ही सीसीटीवी कैमरे उपलब्ध होंगे जिन्हें हैक नहीं किया जा सकता। आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपके घर का सीसीटीवी आपको सुरक्षित बना रहा है या फिर आपकी और आपके परिवार की सारी जानकारियों को बाहर लीक कर रहा है। भारत में आज भी जब ज़्यादातर लोग अपने घर में, दुकान पर या दफ्तर में सीसीटीवी कैमरे लगवाते हैं तो वो क्वालिटी पर ज़्यादा नहीं जाते बल्कि सस्ता सीसीटीवी कैमरा लगवाना चाहते हैं। और ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि सारे सीसीटीवी एक जैसे ही तो होते हैं और सस्ता सीसीटीवी लगवाकर आपने अगर पैसा बचा भी लिया तो ये सही फैसला नहीं होगा, क्योंकि आप ये भूल जाते हैं कि आपने खुद ही अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा और अपनी प्राइवेसी को दांव पर लगा दिया है। अगर आपके पड़ोसी, मान लीजिए, कल्पना कीजिए, अगर आपके पड़ोसी कभी आपसे कहें कि आप अपने सीसीटीवी की फीड उन्हें दे दें और वो भी आपके घर के वीडियोस को देखना चाहते हैं, तो क्या आप इसके लिए तैयार होंगे? आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपके पड़ोसी चाहें तो किसी हैकर की मदद से आपके सीसीटीवी को बहुत आसानी से हैक करके आपके घर में लगे हर कैमरे की फीड को देख सकते हैं। ईरान युद्ध ने एक बार फिर पूरी दुनिया में सीसीटीवी की सुरक्षा पर सवाल उठाया है। इजराइल ने ईरान के सीसीटीवी और मोबाइल नेटवर्क को हैक करके ही ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की लोकेशन ट्रैक की और फिर हमला करके उन्हें मार दिया। इसी तरह से ईरान ने इजराइल के 50 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों को हैक कर लिया और उसके ज़रिए ही उसने इजराइल की सेना के हर मूवमेंट को ट्रैक किया और यह भी पता कर लिया कि उसके मिसाइल हमलों से इजराइल को कितना नुकसान हुआ है। मतलब अब आपके घर में लगा सीसीटीवी ही आपकी सबसे बड़ी जासूसी कर सकता है और आपके दुश्मन इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इस समय भारत में 80% सीसीटीवी मेड इन चाइना है और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इन्हें बहुत आसानी से हैक किया जा सकता है। हालांकि पिछले 1 वर्ष में भारत के सीसीटीवी बाजार में चीन का जो शेयर है वो 80% से घटकर 30% रह गया है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, अब तक जितने कैमरे लग चुके हैं वो ज़्यादातर मेड इन चाइना ही हैं। इसलिए आप सब भी सस्ते सीसीटीवी को लेकर पैसा बचाने के चक्कर में ना पड़ें और अपने घर में सिर्फ हैकिंग प्रूफ सीसीटीवी ही लगवाएं। आप सीसीटीवी खरीदते समय ये जांच कर लें कि उस सीसीटीवी को भारत सरकार की ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स और जो दूसरा सर्टिफिकेशन है वो मिला है या नहीं। सरकार के नए आदेश के बाद अब सीसीटीवी कंपनियों को अपना सोर्स कोड भी दिखाना होगा, जिससे ये पता चलेगा कि उस कैमरे की फीड को कहीं और भेजा नहीं जा सकता या फिर इसे हैक नहीं किया जा सकता। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर बिग बॉस जैसा ना बने, जिसकी फीड भारत के हर मोबाइल फ़ोन पर देखी जा रही हो, तो मेड इन चाइना सस्ते सीसीटीवी को अब अपने घर में लगवाना बंद कर दीजिए, अपनी दुकान या दफ्तर में लगवाना बंद कर दीजिए। ये एआई का ज़माना है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है। आज आप ये देखिए कि आपके घर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लगे हुए हैं उन्हें हैक किया जा सकता है। आपके टीवी को भी हैक किया जा सकता है, आपके मोबाइल फ़ोन को हैक किया जा सकता है, आपके घर में लगे सीसीटीवी को हैक किया जा सकता है, यहाँ तक कि आपके पास जो स्मार्ट कार है भविष्य में उसे भी हैक किया जा सकता है। इसलिए टेक्नोलॉजी जब आती है नई तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन उसके बड़े नुकसान भी होते हैं और इसीलिए आप सबको बहुत सावधान रहना होगा। अब एक और खबर सुनिए। ईरान युद्ध में एआई का जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है और एआई हमले करने और टारगेट किलिंग में बहुत मदद कर रहा है। लेकिन यही एआई अब इंसानों की नौकरियां भी छीन रहा है।
अमेरिका की एक बड़ी टेक कंपनी ओरेकल कॉरपोरेशन ने 31 मार्च को दुनिया भर में अपने 30,000 कर्मचारियों को एक ही दिन में नौकरी से निकाल दिया। ओरेकल कंपनी के इतिहास में यह अब तक की सबसे बड़ी छटनी है। इससे 12,000 कर्मचारियों को भारत में भी नौकरी से निकाल दिया गया। अकेले भारत में ही 12,000 कर्मचारियों की नौकरी गई। भारत में ओरेकल के लगभग 30,000 कर्मचारी हैं, यानी भारत में ओरेकल के 40% कर्मचारियों की एक ही दिन में नौकरी चली गई। और इस छटनी की वजह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये छटनी कर्मचारियों के लिए एक सरप्राइज की तरह थी, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारियों को, हजारों लोगों को सुबह सुबह 6 बजे एक ईमेल मिला जिसमें लिखा था कि आज से उन्हें नौकरी से हटाया जा रहा है। इनका कर्मचारियों का कहना है कि इस ईमेल के कुछ ही मिनटों के बाद उनकी कंपनी की जो आईडी थी और उनके मेल को ब्लॉक कर दिया गया। ईमेल में कर्मचारियों को बताया गया कि कंपनी में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, इसलिए उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। दुनिया भर में इस कंपनी के कर्मचारियों की कुल संख्या लगभग 1,60,000 है और इस तरह पूरी दुनिया में 19% कर्मचारियों को एक ही झटके में उन्होंने नौकरी से निकाल दिया। ओरेकल की ही एक भारतीय कंपनी भी है जिसका नाम है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर। इसमें भी 1,000 कर्मचारियों की नौकरी चली गई। ये कंपनी मुख्य रूप से बैंकिंग सॉफ्टवेयर, फिनटेक और वित्तीय सिस्टम बनाती है, इसलिए इसे अक्सर ओरेकल फाइनेंस भी कहते हैं। इस कंपनी में छटनी का मतलब है कि एआई का असर अब आईटी सेक्टर से आगे बढ़कर फाइनेंस और बैंकिंग टेक्नोलॉजी तक पहुंच चुका है। अगर आप पिछले कुछ सालों को देखें तो टेक कंपनियों में छटनी की तस्वीर और भी आपको बड़ी नजर आएगी। ओरेकल से पहले इस साल अमेज़न ने 16,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला था। 2025 में यानी पिछले साल अमेज़न और इंटेल ने मिलकर 36,000 कर्मचारियों की छटनी की थी। उससे पहले वर्ष 2024 में इंटेल ने ही अपने 15,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था। एक और रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अब तक 70 बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों ने लगभग 40,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की पेरेंट कंपनी मेटा ने पिछले ही हफ्ते लगभग 700 कर्मचारियों को निकाला है। रॉयटर्स के मुताबिक मेटा आने वाले दिनों में 20% या उससे भी ज्यादा अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल सकती है। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि आईटी सेक्टर में छटनी की ये संख्या आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बढ़ेगी। अब बड़ा सवाल यह है कि टेक्नोलॉजी कंपनियों में आखिर इतनी छटनी क्यों हो रही है, तो इसको 2 पॉइंट्स में समझिए। पहला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ता दायरा और उसमें भारी निवेश। ओरेकल सहित दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां अब एआई से संबंधित रिसर्च पर अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं। डेटा सेंटर्स और एआई मॉडल बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है और कर्मचारियों की छटनी करके ये कंपनियां अपने खर्चों को कम कर रही हैं, यानी यहां से पैसा बचा रही हैं और एआई पर लगा रही हैं। और दूसरा कारण है एआई का बढ़ता इस्तेमाल। इस समय एआई कोड लिखने से लेकर टेस्टिंग करने तक सारे काम बड़ी आसानी से कर सकता है। एआई अब वो सारे काम भी कर सकता है जिसे कुछ समय पहले तक 5 से लेकर 10 इंजीनियर्स एक साथ मिलकर किया करते थे। कस्टमर सपोर्ट और डेटा प्रोसेसिंग जैसे काम भी एआई आसानी से संभाल रहा है। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियों को अब पहले जितने कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं रही। बड़ी टेक कंपनियां धीरे धीरे ह्यूमन वर्कफोर्स से एआई ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रही हैं और इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में लोगों की नौकरी जा रही है। आज टेक कंपनियों के बीच ही एक एआई रेस चल रही है। हायरिंग पैटर्न बदल रहा है और अब कंपनियों को एआई स्किल्ड लोगों की आवश्यकता है। तो इस बात को आप समझिए, अब कंपनियों को आईटी सेक्टर में भी वो लोग चाहिए जो एआई के बारे में जानते हैं और एआई को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए भारत के युवाओं के लिए भी ये खतरे की घंटी है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा आईटी टैलेंट हब है। यहाँ ये समझना आवश्यक है कि आईटी सेक्टर खत्म नहीं हो रहा, बल्कि उसका रूप बदल रहा है और उसके मुताबिक ही अब आपको तैयारी करनी है, अपने आप को तैयार करना है। इतिहास बताता है कि हर नई टेक्नोलॉजी पुरानी नौकरियों को खत्म करती है, लेकिन नई नौकरियां भी पैदा करती है। तो आप ये समझ लीजिए कि अब आगे का जो भविष्य है वो उन लोगों का है जो एआई का इस्तेमाल करना जानते हैं, जो एआई से काम करवाना जानते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि हमारे देश में किसी अपराधी को फांसी की सजा से बचाने के लिए, किसी आतंकवादी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आधी रात को भी सुनवाई हो गई थी।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक अधिकारियों की जान बचाने के लिए भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत को उतनी ही देर रात तक काम करना पड़ा। पश्चिम बंगाल के मालदा में SIR का काम कर रहे न्यायिक अधिकारियों को वहीं के स्थानीय लोगों ने बंधक बना लिया। इसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस मामले में लोकल पुलिस और प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया कि इन अधिकारियों को जल्दी से जल्दी छोड़ा जाए, लेकिन इन अधिकारियों को छुड़ाने के लिए कोई नहीं पहुंचा। फिर इस मामले की जानकारी कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दी और इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने बंधक बनाए गए न्यायिक अधिकारियों को तुरंत छुड़ाने के लिए कई मौखिक आदेश दिए और वो देर रात 2 बजे तक इस पूरी घटनाक्रम के बारे में जागकर हर जानकारी लेते रहे और उन्होंने सुनिश्चित किया कि ये सारे न्यायिक अधिकारी सुरक्षित रहें। मुख्य न्यायाधीश के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल में प्रशासन इस मामले में हरकत में आया और फिर ये सारे अधिकारी किसी तरीके से छूट पाए। जिन न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाया गया था उनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही की गई थी। ये अधिकारी सुप्रीम कोर्ट का काम कर रहे थे, उनके आदेश लेकर ये काम करने के लिए गए थे। ये अधिकारी पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में जाकर वोटर लिस्ट की जांच कर रहे थे। अब सोचिए जरा, पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग में 3 हफ्ते से भी कम का समय बचा है, लेकिन वहां हालात कैसे बिगड़ चुके हैं। आज SIR के मामले पर सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि यह घटना अधिकारियों का मनोबल गिराने के लिए एक सोची समझी साजिश है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में प्रशासन की विफलता और राज्य में जो ध्रुवीकरण हो रहा है उस पर बहुत गहरी चिंता जताई है। अदालत ने आज चुनाव आयोग को भी निर्देश दिया है कि वो SIR की प्रक्रिया में शामिल न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों को तैनात करे। इसके अलावा न्यायिक अधिकारियों के घरों पर भी केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात होने चाहिए ताकि वो सुरक्षित रहें, उनके परिवार सुरक्षित रहें। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह भी निर्देश दिया कि वो इन घटनाओं की जांच या तो CBI से करवाएं या NIA जैसी किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपें। अब आप वो पूरी तस्वीर देखिए कि कैसे मालदा में भारी संख्या में भीड़ जुट गई थी और उसने इसी देश की सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आदेश दिया गया था उसका पालन करने वाले न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया। আইনি ভাবে লড়াই, সে লড়াই আমরা করে যাব ইনশাআল্লাহ। দাদা আমিও আছি। দাঁড়িয়ে যদি যাই তাহলে আমরা সবাই মরে যাই। तो अब देखिए, पश्चिम बंगाल कहने को तो भारत में ही है, भारत का ही एक राज्य है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये एक अलग देश बन चुका है जहां भारत सरकार के किसी भी कर्मचारी को जाने के लिए, किसी भी अधिकारी को जाने के लिए शायद अलग से वीज़ा लेना पड़ेगा। ना तो यहाँ भारत सरकार के सुरक्षा बलों की चलती है, ना भारत सरकार के किसी भी अधिकारी की चलती है। और आज अगर भारत सरकार पश्चिम बंगाल में कुछ भी करना चाहे तो उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ये किसी भी देश के लिए और किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। हम बात बात पर कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो हमारा लोकतंत्र तब खतरे में आता है। ज़रा कल्पना कीजिए, आज पश्चिम बंगाल में भारत सरकार की किसी भी एजेंसी को काम नहीं करने दिया जा रहा। ना वहाँ पर CBI काम कर सकती है, ना वहाँ पर इनकम टैक्स काम कर सकता है, ना वहाँ ED काम कर सकता है, ना वहाँ सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन करने के लिए न्यायिक अधिकारी काम कर सकते हैं। आप सोच कर देखिए, ED अगर छापा मारने के लिए जाती है तो वहाँ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री स्वयं आकर उन्हें रोक देती हैं। अगर यही काम कुछ और राज्यों में भी होने लगे, आप सोचिए अगर केरल में भी यही शुरू हो जाए, अगर तमिलनाडु में भी यही शुरू हो जाए, कुछ और बड़े राज्यों में भी यही शुरू हो जाए, अगर पंजाब में भी यही शुरू हो जाए तो क्या होगा? अगर ये राज्य ये तय कर लें कि हम अपने राज्य से BSF को गुजरने नहीं देंगे,
भारतीय सेना को अपने राज्य से गुजरने नहीं देंगे, तैनात नहीं होने देंगे, देश की रक्षा नहीं करने देंगे, अपने बॉर्डर की रक्षा नहीं करने देंगे, तो फिर इस देश के लोकतंत्र का क्या होगा और इस देश की सुरक्षा का क्या होगा? ये बहुत चिंताजनक घटना है, इसे गंभीरता से लेना चाहिए। और फिर भी देखिए, इन सारे मामलों पर राजनीति तुरंत शुरू हो जाती है। কালকে যে ঘটনা মালদায় ঘটেছে, জানি না কারা করেছে, কিন্তু আমার কাছে কেউ কোনো খবর দেয়নি, আমাকে কোনো ইনফরমেশন এরা দেয় না। রাত্রির 12টার সময় যে জাজেদের ঘেরাও করে রেখেছে, মুর্শিদাবাদ, মালদা, উত্তর দিনাজপুর জুড়ে বিজেপির গেম প্ল্যান অনুযায়ী আমার ভবানীপুর কেন্দ্রেও জেনে রাখবেন আমার 1.5 খানা वार्ड आछे। लेकिन जिस तरीके से काल का इंसिडेंट के बाद एनआईए और सीबीआई होने वाला है, अरेस्ट कर लीजिए, अरेस्ट होना भी चाहिए सीसी फुटेज देख के। ना अरेस्ट होगा तो लोग को मन में जो कानून हाथ में उठाने का एक टेंडेंसी चल रहा है, वो उसमें कुछ अंकुश तो लगेगा। और ममता बनर्जी के घर में अपने घर से कुछ कर्मचारी को भेज दिया था, उसमें हम लोग का कोई फर्क नहीं पड़ा। 20,000 जनता का रैली हुआ, इतना हर्षोल्लास था, इतना जोश था, आप देख लिया। इस बार बंगाल में तो परिवर्तन होगा और भवानीपुर में ममता बनर्जी सेकेंड टाइम नंदीग्राम का बात हारेगी। पश्चिम बंगाल में आज भी मालदा और जलपाईगुड़ी सहित कई इलाकों में, कई जगहों पर लोगों ने एसआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है और ये लोग एसआईआर की वजह से नाम कटने से नाराज हैं। वोटर लिस्ट से जो नाम कट गए हैं उससे ये नाराज हैं। पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोटिंग है। उससे पहले मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने की घटना ने सबको चौंका दिया है। बल्कि ये पश्चिम बंगाल की एक लोकतांत्रिक और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल भी ये घटना खड़े करती है। जिस समय चुनाव इतने नज़दीक हों और अधिकारी वोटर लिस्ट की जांच का काम कर रहे हों, उस दौरान इस तरह की जो घटना है ये बेहद चिंताजनक है। राजनीति की एक और खबर आपको बताते हैं जिसमें शायद आपकी दिलचस्पी होगी, क्योंकि आज आम आदमी पार्टी ने पंजाब से अपने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा के उपनेता पद से हटा दिया है और उनकी जगह राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल को पार्टी का उपनेता राज्यसभा में बना दिया है। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को एक पत्र लिखकर ये जानकारी दी है। इस पत्र में लिखा है कि राज्यसभा में बोलने के लिए आम आदमी पार्टी के तय कोटे का समय अब राघव चड्ढा को न दिया जाए। वो आम आदमी पार्टी के कोटे का समय लेकर अब नहीं बोल सकते। 37 वर्ष के राघव चड्ढा की गिनती ऐसे युवा सांसदों में की जाती है जो लगातार जनहित से जुड़े मुद्दे राज्यसभा में उठाते रहते हैं। उन्होंने हवाई अड्डे पर सस्ते खाने की सुविधा की मांग की थी राज्यसभा में। गिग वर्कर्स के अधिकारों का मुद्दा भी उठाया था। पैटर्निटी लीव को भी कानूनी अधिकार बनाने की मांग की थी। और आम आदमी पार्टी के फैसले के बाद आज राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके बताया कि पिछले कुछ समय में उन्होंने कितना शानदार काम किया है। अपनी उपलब्धियों के बारे में उन्होंने बताने की कोशिश की है। इस देश का मिडिल क्लास कमर तोड़ मेहनत करता है, लेकिन इस मेहनत के बावजूद मिडिल क्लास गरीब हो रहा है, अमीर नहीं हो रहा। जितने डेटा का पैसा हमसे लिया जाता है उतना डेटा हमें यूज करने दिया जाए, वो एक्सपायर ना हो। ये हमारे मेहनत के पैसे से खरीदा गया डेटा है। सर, आई डिमांड इन दिस ऑगस्ट हाउस टू मेक पैटर्निटी लीव अ लीगल राइट इन इंडिया। सर, थर्ड मेरा प्रपोजल है नो बैंक चार्जेस फॉर नॉट मेंटेनिंग मिनिमम अकाउंट बैलेंस। खाने में खतरनाक मिलावट का मुद्दा, फूड अडल्ट्रेशन का। सर, आज मैं प्री पेड प्लान के जो मोबाइल यूजर्स हैं उनकी ओर से 2 समस्याएं उठाना चाहता हूं। सर, पहली समस्या है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल का भी बंद होना। असल में राघव चड्ढा ने लंबे समय से आम आदमी पार्टी से अपनी दूरी बना ली थी और वो पार्टी के आयोजनों में काफ़ी टाइम से शामिल नहीं हो रहे थे। अरविंद केजरीवाल के लिए चुनाव प्रचार नहीं कर रहे थे, उनकी तारीफों के पुल नहीं बांध रहे थे। 27 फरवरी को जब सीबीआई की अदालत से अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में राहत मिली, तब भी राघव चड्ढा ने इस पर कोई बयान नहीं दिया था और राघव चड्ढा लगातार अपनी दूरी बनाकर चल रहे थे अरविंद केजरीवाल से। और लोगों को ये लगता था, खास तौर पर आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, अरविंद केजरीवाल जैसे जो नेता हैं, उन्हें लगता था कि राघव चड्ढा अब बीजेपी के बहुत ज़्यादा करीब जा रहे हैं। अब वो हमारी बात नहीं करते, हमारे लिए, हमारे समर्थन में बयान नहीं देते। उन्हें ये भी शिकायत है कि जब ये शराब नीति पर
जांच चल रही थी, जब उन्हें अरेस्ट किया गया तब राघव चड्ढा ने शोर नहीं मचाया। राघव चड्ढा संसद में चुप रह गए और उन्होंने जो बाकी जैसे नेताओं ने जो विरोध प्रदर्शन किए थे वो राघव चड्ढा ने नहीं किए और उसी की सज़ा अब राघव चड्ढा को दी जा रही है। हालांकि उनका जो कार्यकाल है 2028 तक है और अरविंद केजरीवाल उन्हें हटा तो सकते हैं पार्टी के इस पद से, लेकिन उनकी राज्यसभा की सीट को वो नहीं ले सकते। अब आखिरी खबर आपके लिए, क्योंकि इंसान अब चंद्रमा पर रहने की तैयारी कर रहा है। नासा ने अपना ऐतिहासिक आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च किया है। यह मिशन इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि लगभग 54 साल के बाद पहली बार इंसान चांद के इतना करीब जा रहे हैं। इससे पहले आखिरी बार 1972 में अपोलो 17 मिशन के दौरान इंसान चंद्रमा पर उतरा था। 10 दिन के इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की कक्षा के आसपास घूमकर वापस पृथ्वी पर लौट आएंगे। यानी ये मिशन चांद तक जाएगा, लेकिन इस बार चंद्रमा पर लैंडिंग नहीं होगी। और ये मिशन नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य भविष्य में चांद पर इंसानों के रहने के लिए एक बेस तैयार करना है। इसके बाद चांद से आगे के मिशन जैसे मंगल ग्रह तक पहुंचने की तैयारी की जाएगी। इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं, जिसमें पहली बार कोई महिला अंतरिक्ष यात्री भी चांद की ओर जाएगी। वैज्ञानिक इस मिशन के दौरान चंद्रमा पर संभावित लैंडिंग स्थल और अंतरिक्ष में, गहरे अंतरिक्ष में मानव यात्रा की क्षमता और चंद्रमा पर लाइफ सपोर्ट सिस्टम को स्टडी करेंगे। इन परीक्षणों के बाद अगले मिशन में फिर से चंद्रमा पर उतरने की तैयारी की जाएगी। 10, 9, 8, 7, RS-25. Integrity, good roll pitch. Roger, roll pitch. तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और मांगी हुई चीज हमेशा लौटानी पड़ती है, इसलिए मांगना नहीं बल्कि कमाना सीखिए, फिर चाहे वो इज्जत हो या दौलत। नमस्कार।